प्यारे बच्चों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो चलिए हम जो है एक नया चैप्टर देखते हैं और बहुत ही अच्छा चैप्टर है, इंट्रोडक्शन टू द लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो सबसे पहले जो है हमको इस चैप्टर में बहुत सारी चीजें पढ़ना है। क्लास 9th में जो है आपका सिलेबस चेंज हुआ है और सिलेबस चेंज होने के कारण सीबीएसई ने कुछ ऐसी चीजें इंट्रोड्यूस की हैं जो बहुत ही अलग हैं प्रीवियस बुक से, है ना। यानी प्रैक्टिकल्स जो डे टू डे लाइफ में यूज होती हैं उनका इस्तेमाल किया है। तो चलिए हम लोग देखते हैं, और भी चीजें हैं बहुत सारी। तो उसको देखने से पहले हम कुछ टर्म्स हैं जो इस चैप्टर में यूज होने वाले हैं उसको समझते हैं। तो सबसे पहले है आपका एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जो है क्या है, एक तरह से ये समझिए कि पापा हैं सबके। क्या है? पापा। ठीक। और पापा के बेटे कौन है? पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल का बेटा कौन है? क्वाड्रेटिक, लीनियर, क्यूबिक, मोनोमियल, बाइनोमियल, ये सब हायरार्की है। तो सबसे ऊपर बैठे हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पापा की तरफ। क्या क्वालिटी होती है ये देखिए। तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बच्चा क्या होता है कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट, वेरिएबल, मैथमेटिकल ऑपरेटर सच एज एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है? एक एक्सप्रेशन है जिसमें कांस्टेंट होते हैं, वेरिएबल होते हैं, मैथमेटिकल ऑपरेटर्स होते हैं। इन सभी चीजों को इंडिविजुअली हम लोग आगे की स्लाइड्स में समझेंगे, तो आप ज्यादा घबराइए मत, सब चीजें समझ में आएगा, कुछ भी छूटेगा नहीं बच्चा, सब एक से एक टॉपिक क्लियर होगा आपका, बस बने रहिए आप। ठीक है। तो मैंने कहा कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है? कॉम्बिनेशन है किसका? कांस्टेंट का, वेरिएबल का और मैथमेटिकल ऑपरेटर्स का। और इस ऑपरेटर में ये जो डिवीजन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में डिवीजन होता है लेकिन आपका पॉलिनोमियल में डिवीजन नहीं होता है। ठीक है। एक चीज और है यहाँ पे देखिए, एक्सप्रेशन होता है एक और एक आपका होता है इक्वेशन। एक क्या होता है? इक्वेशन। एक होता है आपका एक्सप्रेशन और एक होता है आपका इक्वेशन। इन दोनों में क्या होता है? एक बेसिक डिफरेंस होता है। क्या बेसिक डिफरेंस होता है? एक्सप्रेशन, सपोज दैट मैंने x+1 लिखा तो ये एक एक्सप्रेशन है और मैं आपसे इसकी वैल्यू के बारे में पूछूं तो आपको नहीं पता है, यानी ये किसी चीज से इक्वेट नहीं होता है, सिंपली ये समझिए। लेकिन अगर हम इक्वेशन की बात करते हैं तो इक्वेशन क्या होता है? किसी ना किसी क्वांटिटी से इक्वेट किया जाता है। इसका मतलब क्या है कि इक्वेशन में दो चीजें होती है, एक होता है एलएचएस और दूसरा होता है आपका आरएचएस। एलएचएस आरएचएस होता है इक्वेशन में, लेकिन एक्सप्रेशन में इस तरह की बात नहीं होती है। आई होप इतना जो है आपको समझ में आया होगा। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में तो क्या है, जब हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में वेरिएबल्स की बात करते हैं, ठीक है, तो वेरिएबल्स की अगर हम बात करते हैं तो वेरिएबल पे कुछ पावर होता है। ठीक। वेरिएबल पे जो पावर होता है बेसिकली वो होता है रैशनल नंबर। ठीक। रैशनल नंबर में पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है ना। यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव का कोई भी डिफरेंस नहीं है। पॉलिनोमियल में जाके होता है, उसमें जो है नेगेटिव पावर नहीं ले सकते आप। तो मैंने कहा कि किसी भी वेरिएबल में अगर पावर रैशनल नंबर है तो वो आपका एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की कैटेगरी में आता है। तो बच्चा अगर ये बताइए कि अगर x की पावर √2 है या 2 की पावर x है तो क्या ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की कैटेगरी में आते हैं? तो नहीं। बेसिक बहुत स्टैंडर्ड मैथ्स में जाएंगे तो ये दोनों जो है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं है, यानी x की पावर √2 इज इररेशनल नंबर और ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं कहलाता है। ठीक है। इसको एक्सपोनेंट और ट्रांस कुछ ऐसा ही वर्ड है ना, मुझे याद नहीं आ रहा है। तो x की पावर √2 और 2 की पावर x। ठीक। तो ये जो है बेसिक आपका एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हुआ। अब मान लीजिए कि मैं आपसे कुछ एग्जांपल अगर पूछूं कि ये बताइए कि ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है कि नहीं, तो मैंने कहा कि x की पावर क्या होना चाहिए बच्चा लोग? रैशनल नंबर होना चाहिए। x की पावर 1/2 प्लस 2x प्लस 1, क्या ये क्या ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है? बिल्कुल है। x की पावर -1 प्लस 2x² प्लस 1, क्या ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है? बिल्कुल है। अगर मैं आपसे कहूं कि x की पावर -1/2 प्लस 2x प्लस 1, क्या ये है? बिल्कुल है। अगर मैं आपसे कहूं कि 1/x, क्या ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है? तो बिल्कुल है। क्यों है? क्योंकि हम इसको लिख सकते हैं x की पावर -1। आई होप इतना जो है आपको समझ में आया होगा। ठीक है। अगला है डेफिनेशन ऑफ द पॉलिनोमियल। अब एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में देखा, अब हम लोग पॉलिनोमियल पे आते हैं। ठीक है। पॉली मतलब होता है मैनी और नोमियल मतलब होता है टर्म्स। ठीक। तो पॉली मतलब होता है मैनी और नोमियल मतलब होता है टर्म्स। तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन
विच हैज मैनी टर्म्स इज नोन एज पॉलिनोमियल, ठीक है। या फिर मैं बोलूं कि अ पॉलिनोमियल इज अ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन विच हैज मैनी टर्म्स। तो एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें बहुत सारे टर्म्स हो उसको हम लोग पॉलिनोमियल कह देते हैं। तो बहुत सारे का मतलब क्या? बहुत सारे का मतलब है कि एक टर्म वाला भी पॉलिनोमियल है। एक या एक से अधिक अगर किसी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में आपके टर्म्स है तो उसको हम लोग पॉलिनोमियल बोलेंगे। बहुत अच्छी बात है भाई। एक डेफिनेशन तो आपकी ये हो गई, नोट करना चाहें तो नोट कर लीजिएगा। पॉलिनोमियल इज अ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन विच हैज मैनी टर्म्स इज नोन एज पॉलिनोमियल, ठीक है। अब मैंने कहा कि एक और डेफिनेशन होती है इसकी, क्या होती है? पॉलिनोमियल इज अ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन विच हैज कांस्टेंट, वेरिएबल, मैथमेटिकल ऑपरेटर, एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन बट नॉट डिवीजन। क्या बोला मैंने? बट नॉट डिवीजन। तो ये चीज दिमाग में बैठी रहे कि पॉलिनोमियल क्या होता है। बिल्कुल वैसे ही डेफिनेशन है, देखिए इसके पहले हमने अभी जस्ट किया है, सब कुछ वही है। पॉलिनोमियल इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट, वेरिएबल एंड मैथमेटिकल ऑपरेटर्स सच एज एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन। बस ये पॉलिनोमियल की डेफिनेशन है, ठीक है। तो क्या है यहां पे? नॉन नेगेटिव पावर। अगली डेफिनेशन पे, अ पॉलिनोमियल जिसमें वेरिएबल्स जो होते हैं बच्चा, वेरिएबल्स जो होते हैं वो होल नंबर होता है। क्या होता है? होल नंबर। तो पावर इज होल नंबर, ठीक है। किसी भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में जब सिर्फ पावर होल नंबर होगी तो वो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या कहलाएगा? पॉलिनोमियल कहलाएगा। तो पॉलिनोमियल क्या है? बेटा है किसका? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कौन? पापा, ठीक है। तो यहां पे क्या हो गया आपका? होल नंबर हो गया, और ये हो गया आपका x। तो इस पे पावर होल नंबर हो गई, ठीक है। पॉलिनोमियल कैन नॉट हैव द वेरिएबल्स इन द डिनोमिनेटर और अंडर द रूट्स। मैंने अभी आपसे कहा कि पॉलिनोमियल जो है डिनोमिनेटर ऑपरेटर को इस्तेमाल नहीं करता है, डिनोमिनेटर ऑपरेटर्स को इस्तेमाल नहीं करता है। डेफिनेशन अभी मैंने आपको बताई डेफिनेशन, ठीक। अब होल नंबर होता है यहाँ पे। तो होल नंबर का मतलब क्या है? जितने भी पॉजिटिव नंबर्स हैं इंक्लूडिंग जीरो, ठीक है। तो नॉन नेगेटिव का पावर नहीं होता है पॉलिनोमियल में। तो क्यों नहीं होता है बच्चा? क्यों नहीं होता है? सपोज दैट मैंने कहा कि इसमें मैं x की पावर -1 लगा देता हूं, तो x की पावर -1 क्या हो जाएगा? 1/x हो जाएगा कि नहीं? 1/x हो जाएगा। और ये जो है मैंने आपसे बताया है कि डिवीजन ऑपरेटर का इस्तेमाल पॉलिनोमियल में नहीं होता है। तो अगर हो रहा है तो वो आपका पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा, ठीक। तो मैंने कहा कि अगर आपका एक क्वेश्चन है, क्या है कि अगर मैं आपसे बोलूं कि आपको फाइंड आउट करना है x² + 2x + 1, क्या ये एक पॉलिनोमियल है कि नहीं? देखिए x की पावर 2, x की पावर 1, ठीक है, और यहां पे तो है ही नहीं है, तो पॉजिटिव पावर है। अगर मैं आपसे कहूं कि x की पावर 1/2 + 2x² + 1, क्या ये एक पॉलिनोमियल है? क्या ये एक पॉलिनोमियल है बच्चा? क्या ये एक पॉलिनोमियल है? तो देखो मैं x की पावर क्या है यहाँ पे? 1/2, 1/2। तो ये तो एक रैशनल नंबर है, और इस पे हमको पावर चाहिए सभी वेरिएबल्स पे क्या? होल नंबर। तो ये एक पॉलिनोमियल नहीं है। आई होप इतना जो आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ ये एक जनरलाइज टेबल है। क्या है? डिफरेंसेस। ये एक स्पेशलाइज सबसेट है। सबसेट मतलब होता है किसी चीज का हिस्सा। तो मैंने बोला है पापा, और मैं पापा का हिस्सा हूं, ठीक है। तो मुझ में पूरे गुण पापा के होंगे ऐसा नहीं है, उनके कुछ गुण होंगे, ठीक है। तो स्पेशलाइज सबसेट होता है, और ये एक ब्रॉड कैटेगरी है पूरा ही इस मैथ फ्रेजेस का, ठीक। सभी पावर्स जो होती हैं वेरिएबल्स पे वो क्या होती हैं? होल नंबर होती हैं, 0 1 2 3 4। इसमें जो है पावर नेगेटिव भी हो सकती है, फ्रैक्शंस में भी हो सकती हैं, और रूट्स में भी हो सकती हैं, ठीक है। फिर वेरिएबल लोकेशन डिनोमिनेटर नहीं होता है। डिनोमिनेटर होगा तो उसमें डिवीजन इस्तेमाल हो जाएगा, और डिवीजन का इस्तेमाल डेफिनेशन में मैंने बताया है कि डिवीजन का इस्तेमाल पॉलिनोमियल में नहीं होता है, ठीक है। और इसमें जो है डिनोमिनेटर में आपको विजिबल होगा। दिस इज द एग्जांपल 4x² + 3x - 1 एंड 4√x + 5/x - 1। इसमें जो है आपका ये हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए। नाउ नेक्स्ट वन इज द वेरिएबल एंड कांस्टेंट। तो वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल जो है वो आपका बेसिकली इट इज अ क्वांटिटी विच कैन बी चेंज्ड। वेरिएबल जो है एक ऐसी क्वांटिटी है जो आपकी क्या हो जाए? चेंज हो जाए अकॉर्डिंग टू इक्वेशन। जैसे इक्वेशन बदलेगी उसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। बेसिकली वेरिएबल्स को हम लोग अल्फाबेटिकल लेटर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, स्मॉल वो भी। क्या कैपिटल से नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं बच्चा, कोई ऐसी जरूरी नहीं है। जैसे ए तो ए को हम एक वेरिएबल ले सकते हैं,
ठीक है, और a इसको भी हम लोग वेरिएबल ले सकते हैं, लेकिन इन द स्टैंडर्ड वे जो है वो है आपका कि बेसिकली हम वेरिएबल्स का यूज जो है किस में करते हैं, स्मॉल अल्फाबेटिकल लेटर से करते हैं। तो वेरिएबल क्या हो गया, एक क्वांटिटी जिसकी वैल्यू चेंज ना हो, सॉरी जिसकी वैल्यू चेंज हो जाए, ठीक है। तो जैसे मैंने कहा कि x + 1 = 2, तो x की वैल्यू यहां पे बच्चा क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। अब आपने कह दिया x1, अब जैसे ही मैंने इक्वेशन बदला x + 2 = 5, तो x की वैल्यू यहां पे क्या हो गई, 3। अब मैं आपसे बोलूं कि x की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी कि 3 होगी, तो जैसे ही इक्वेशन चेंज हुई x चेंज हो गया। तो x फिक्स नहीं है, x इज अ वेरिएबल विच कैन चेंज, वेरी हो सकता है ना, एज पर द इक्वेशन, एज पर द सिचुएशन, ठीक, उसको हम लोग वेरिएबल बोलते हैं। जैसे मौसम जो है एक वेरिएबल क्वांटिटी है। क्यों वेरिएबल क्वांटिटी है मौसम वेरिएबल इसलिए है क्योंकि वो बदलता रहता है, वो फिक्स नहीं है। सूरज का उगना एक कांस्टेंट चीज है, ठीक है, पूरब से ही उगेगा सूरज, तो वो फिक्स है। तो जो फिक्स है, जो चेंज ना हो, उसको हम लोग कांस्टेंट कहते हैं। तो न्यूमेरिकल वैल्यूज, जो न्यूमेरिकल वैल्यूज है मोस्टली, जैसे 2 है, 3 है, 5 है, ठीक है। अब मैं आपसे कहूं कि ये 2 लिखा हुआ है, अब इसको आप पढ़िए, आप 2, मैं बोर्ड चला गया, धरती खत्म हो गई, ठीक है, और ये बचा रहा 2। अब कोई आया पढ़ने कि ये क्या लिखा है, बोले 2 लिखा है, तो सब लोग उसको 2 ही पढ़ेंगे, तो चेंज नहीं हो सकता है, ठीक है। तो नेवर चेंज विद इन द गिवन मैथमेटिकल कंटेक्स्ट और एक्सप्रेशन चेंज होंगे, कुछ भी चेंज हो उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। तो जैसे 7x + 5 है आपका, तो 7x + 7 है, तो 7 जो है वो क्या है आपका, कांस्टेंट है, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा। वेरिएबल क्या होता है, कांस्टेंट। वेरिएबल क्या होता है, द क्वांटिटी विच इज वेरी एज पर द सिचुएशन, एज पर द एक्सप्रेशन, ठीक है। कांस्टेंट क्या होता है, द न्यूमेरिकल क्वांटिटी विच इज फिक्स्ड, ठीक है, जो फिक्स्ड है, जो चेंज नहीं होगा, उसको हम लोग कांस्टेंट कहेंगे। ठीक बच्चा, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है सबको, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। ठीक, अब हमने जो है क्या क्या यहाँ पे समझा, उसके बाद हम अगला समझेंगे टर्म्स को, कि टर्म्स क्या होते हैं, ठीक है। टर्म्स क्या होते हैं कि व्हेन वी फॉर्म अ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, जब भी हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन फॉर्म करते हैं, तो अब देखिए पॉलिनोमियल एल्जेब्रिक, अभी हम उसी को टर्म, तो ऐसा नहीं पॉलिनोमियल फॉर्म, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन फॉर्म कर रहे हैं तो पॉलिनोमियल भी फॉर्म होगा। जब भी हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का फॉर्मेशन करते हैं, तो जो भी चीज सेपरेट हो रही है प्लस और माइनस से, द क्वांटिटी विच इज सेपरेटेड बाय प्लस और माइनस से सेपरेट होने वाली क्वांटिटीज को हम लोग टर्म्स कहते हैं, ठीक है। टर्म्स इंडिविजुअल पार्ट ऑफ एक्सप्रेशन दैट आर सेपरेटेड बाय प्लस और माइनस। जैसे मैंने कहा कि x लिखा हुआ है और एक और क्वांटिटी लिखी हुई है प्लस, तो x और 1 इसको अलग करने वाला कौन है, प्लस है। मैंने कहा कि x लिखा है और -2y लिखा है, तो इन दोनों को अलग करने वाला कौन है, माइनस है, ठीक है। फिर मैंने कहा कि बच्चा ये लिखा है 2x + x, तो मैं आपसे पूछूं कि इसमें कितने टर्म्स हैं बच्चा लोग, कितने टर्म्स हैं इसमें, तो आप कह देंगे 2। तो टर्म्स को कंक्लूड करने के लिए सबसे पहले आपको इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो 2x + x कितना हो जाएगा, 3x। अब कितने टर्म्स हैं इसमें, एक, तो इसमें कितने टर्म्स होंगे, सिंगल। तो एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई करने के बाद कंक्लूड करना है कि टर्म्स कितने हैं। लेकिन क्या सिर्फ प्लस और माइनस से ही चीजें सेपरेट हो रही हैं, ठीक है, तो बिल्कुल। जैसे मैंने कहा कि 2x × x, तो 2x × x, तो 2x × x का मतलब क्या हुआ बच्चा, 2x × x का मतलब ये हुआ कि 2x²। अब 2x² में कितने टर्म्स हैं, एक ही टर्म्स है, तो मल्टीप्लाई से कोई नई चीज नहीं बनेगी, वो पूरा एक ही रह जाएगा, एक ही क्वांटिटी रह जाएगी, और प्लस और माइनस से ही नया टर्म्स जनरेट होगा। जैसे मैंने कहा कि 3x², अब मुझे नया टर्म बनाना है, तो मैंने इसमें जोड़ दिया 5x, तो अब इसमें कितने टर्म्स हो गए, 2 टर्म्स हो गए, ठीक है। तो टर्म्स क्या हुए, इंडिविजुअल पार्ट ऑफ द एक्सप्रेशन विच इज सेपरेटेड बाई प्लस और माइनस से सेपरेट होने वाली क्वांटिटी को हम लोग क्या कहते हैं, टर्म्स कहते हैं, ठीक है। अब टर्म्स कितने हो सकते हैं, अब टर्म्स जो देखिए, एक टाइप ऑफ टर्म्स जो है, टर्म्स के बाद हम लोग पॉलिनोमियल, ठीक है, पॉलिनोमियल हमने अभी पढ़ लिया है। तो अकॉर्डिंग टू टर्म्स पॉलिनोमियल जो है कैटेगराइज्ड होते हैं। टर्म्स के बेसिस पे पॉलिनोमियल का हम लोग क्या करते हैं, कैटेगरी करते हैं, अलग अलग नाम दे रखे हैं। क्या नाम दे रखे हैं भाई, अगर किसी पॉलिनोमियल में 1 टर्म है, कितने टर्म है, एक टर्म है, तो उसको हम लोग बोलेंगे मोनोमियल। क्या बोलेंगे बच्चा लोग, मोनोमियल। जैसे 2x, जैसे 5x², जैसे 8x³, इन सभी में जो है सिंगल टर्म है। और जैसे 3, ठीक, ये 3 जो है ये एक पॉलिनोमियल है, इसको कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहते हैं, आगे हम इसको देखेंगे, चिंता मत करिए आप। तो ये 3 भी जो है एक पॉलिनोमियल की कैटेगरी में आता है, जिसको हम लोग कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहते हैं। तो इन सभी में कितने टर्म्स है बच्चा लोग, कितने टर्म्स हैं, सिंगल टर्म्स है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, मोनोमियल, ठीक।
दूसरा देखिए, एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें कितने टर्म हो, 2 टर्म्स हो, 2 टर्म हो, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे बाइनोमियल। क्या बोलेंगे बच्चा लोग, क्या बोलेंगे बच्चा, बाइनोमियल। तो एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें 2 टर्म हो, या एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें 2 टर्म हो, उसको हम क्या बोलेंगे, बाइनोमियल। एग्जाम्पल देखिए 2x + 1, एग्जाम्पल देखिए 3x² + 5x, इन सभी में 2 टर्म है, ठीक है। तो ये इससे नहीं जुड़ सकता, क्यों नहीं जुड़ सकता है, क्योंकि ये अनलाइक है। क्या है ये, अनलाइक, एक जैसे नहीं है। जुड़ने वाली क्वांटिटी एक जैसी होगी, कौन सी, 2x + x एक जैसी है, 2x + x एक जैसा है, 3x हो जाएगा, 5x² + 5x ऐड नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, अनलाइक है। लाइक आपस में जुड़ेंगे, अनलाइक आपस में नहीं जुड़ेंगे। लाइक क्या होता है भैया, जिसमें पावर सेम होती है, अनलाइक क्या होता है, जिसमें पावर सेम नहीं होती है, ठीक ठीक। 3x² + 5x, तो 2 टर्म वाला क्या हो गया, बाइनोमियल हो गया। इसी तरह मेरे 3 टर्म होते हैं, 3 टर्म होते हैं, 3 टर्म होते हैं, 3 टर्म वाले को क्या बोलते हैं, ट्राइनोमियल। क्या बोलते हैं, ट्राइनोमियल। क्या बोलते हैं, ट्राइनोमियल। तो 3 टर्म वाले को हम क्या बोलते हैं, ट्राइनोमियल। तो एक द पॉलिनोमियल विच हैज 3 टर्म्स, द पॉलिनोमियल विच हैज 3 टर्म, द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विच हैज 3 टर्म्स इज नोन एज ट्राइनोमियल। जैसे 3x² + 5x + 1, तो ये क्या हो जाएगा, आपका ट्राइनोमियल हो जाएगा, ठीक है। सबको समझ में आ रहा है, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। ठीक है, तो चलिए अगला देखते हैं हम लोग, क्या है नेक्स्ट टॉपिक। नाउ द नेक्स्ट वन इज द कोएफिशिएंट। नेक्स्ट क्या होता है, कोएफिशिएंट। आप लोग के जो सिलेबस में है वो सिर्फ न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट है, तो सिर्फ हम उसी पे चर्चा करेंगे, क्योंकि वैसे भी बहुत कुछ है। कोएफिशिएंट, तो न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट क्या होता है, द न्यूमेरिकल नंबर विच इज मल्टीप्लाइड टू द वेरिएबल इज नोन एज न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट, ठीक है। न्यूमेरिकल, द कोएफिशिएंट न्यूमेरिकल फैक्टर ऑफ द टर्म दैट इज बीइंग मल्टीप्लाइड बाय द वेरिएबल, ठीक है। तो द न्यूमेरिकल नंबर विच इज मल्टीप्लाइड टू द वेरिएबल इज नोन एज न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट। जैसे 7x², तो x² में क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, 7, तो x² का कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा, 7। मैंने कहा 7x, तो 7x, x का कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा, 7। 3x³, तो x³ का कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा, 3। सबको साथ में लिखते हैं, 3x² + 5x + 2, ठीक है। तो x² का कोएफिशिएंट क्या हो गया बच्चा लोग, 3, x का कोएफिशिएंट क्या हो गया बच्चा, 5, और x इसके क्या है, इसमें क्या है, इसमें यह है कि जब कोई भी नंबर नहीं होता है तो x की पावर 0 होता है, तो x की पावर 0 का कोएफिशिएंट क्या है, 2 है। क्यों है x की पावर 0, तो x की पावर 0 जो होता है वो 1 होता है। तो कोई भी कोएफिशिएंट कांस्टेंट नंबर लिखा है उसमें हमेशा x की पावर 0 मल्टीप्लाइड होगा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, इफ यू वांट टू नोट डाउन यू कैन, ठीक है। नाउ अगर मान लीजिए कि कोई नंबर है जिसमें कोई नंबर लिखा हुआ है x, ठीक। अब x लिखा है तो x के पहले क्या लिखा है, कुछ नहीं लिखा है। तो जब कुछ नहीं लिखा है तो इसका कोएफिशिएंट जो है क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। जैसे मैंने कहा कि 2x² + x + 1, तो इस x² का कोएफिशिएंट क्या हुआ बच्चा लोग, 2। इस x का कोएफिशिएंट क्या हो गया, कुछ नहीं लिखा है, कुछ भी नहीं है, तो इस x का कोएफिशिएंट क्या हो गया, 1, ठीक है। तो ये 2 और 1 हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से इसको समझिएगा, ठीक है। इन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज नोन एज डिग्री, ठीक है। बट डिग्री टर्म्स कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। तो द डिग्री ऑफ द हाईएस्ट पॉलिनोमियल वेरिएबल इन द पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन, ठीक है। डिग्री क्या होता है, द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन द पॉलिनोमियल इज नोन एज डिग्री, ठीक है। क्या है समझते हैं। जैसे एक क्वेश्चन लिखा हुआ है 2x² + 5x + 1, तो ये पहला टर्म है, इसमें टोटल कितने टर्म्स हो गए बच्चा लोग, 3 टर्म हो गए। तो इस x² में पावर क्या है, 2 है। इस x में पावर क्या है, 1 है, और यहाँ पे तो बता रखे हैं आपको x की पावर 0, यहाँ पे पावर क्या है, 0 है। अब इन तीनों में, इसमें, इसमें और इसमें सबसे बड़ा क्या है, सबसे बड़ा क्या है, हाईएस्ट क्या है, 2 है। तो द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन अ पॉलिनोमियल इज नोन एज डिग्री ऑफ दैट पॉलिनोमियल। तो इसमें हाईएस्ट पावर क्या हो गई, इसकी 2 हो गई। तो हाईएस्ट पावर 2 हो गई, तो इस पॉलिनोमियल का जो डिग्री होगा, इस पॉलिनोमियल का जो डिग्री होगा वो बच्चा लोग कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। समझ में आया,
एक और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मैंने कहा कि 3x की पावर 5 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 5x क्यूब प्लस x, ठीक है, ये आपका एक क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसमें जो है आपको, ठीक है, तो इसमें जो है आपको क्या निकालना है यहाँ पे, हाईएस्ट पावर। तो इसकी x की जो हाईएस्ट पावर क्या है, 5 है, इसकी हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है, इसकी हाईएस्ट पावर क्या है, 3 है, और इसकी हाईएस्ट पावर क्या है, 1 है। तो इस पर्टिकुलर, हाईएस्ट पावर कह रहा हूँ, इस x वेरिएबल की पावर क्या है बच्चा लोग, 5, तो 5 हो गई यहाँ पावर। इस x की पावर क्या है बच्चा, 2, तो 2 हो गया। इस x की पावर क्या है, 3, तो 3 हो गया। इस x की पावर 1 है तो 1 हो गया। अब मैं आपसे पूछूं कि इसमें 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 और इसमें सबसे बड़ा क्या है, इन सभी में, चारों में सबसे बड़ा क्या है, तो 5 जो है वो हाईएस्ट है। तो इस पॉलिनोमियल का, इस पॉलिनोमियल का, इस पॉलिनोमियल का, इस पॉलिनोमियल का डिग्री कितना हो जाएगा, इस पॉलिनोमियल का डिग्री हो जाएगा 5। इस पॉलिनोमियल का डिग्री कितना हो जाएगा बच्चा, 5, ठीक है। तो अब जो है टाइप ऑफ पॉलिनोमियल अकॉर्डिंग टू डिग्री, तो डिग्री के बेसिस पे अगर हम लोग बात करते हैं, ठीक है, डिग्री के बेसिस पे अगर हम टाइप ऑफ पॉलिनोमियल की बात करते हैं, तो पहला जो आता है वो आता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ठीक है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है, जिसकी डिग्री, जिस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है, 0 होती है, उसको हम लोग कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहते हैं। जैसे कोई भी नंबर ले लीजिए 2, ठीक, तो 2 है, तो 2 में जो है पावर क्या होता है, एक x की पावर 0 छुपा हुआ होता है, x की पावर 0 क्या है, छुपा हुआ है, तो इसकी डिग्री क्या हो गई, x की पावर, तो x की पावर क्या हो गई, 0, तो डिग्री इसकी 0 हो गई। तो अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज अ पॉलिनोमियल विच हैज डिग्री 0। एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 0 हो, उसको हम लोग कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोलते हैं। इसमें एक जो चीज़ें थोड़ी सी कंट्रोवर्शियल है, उस पर सवाल पूछा जाता है कि जैसे 0 है, तो 0 किस कैटेगरी में है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल है कि नहीं। तो मैंने कहा कि 0 की जो डिग्री होगी वो क्या होगी, तो देखिए 0 की डिग्री, सिर्फ 0 की हम बात कर रहे हैं, तो इसमें x की पावर 0 अगर करेंगे तो 0 आएगा। 0 को अगर हम x की पावर 1 करके लिखेंगे तो भी 0 आएगा। 0 को अगर x की पावर 2 लिखेंगे तो 0 होगा। 0 की x की पावर 3 लिखेंगे तो भी 0 होगा। ओ, ये क्या हो गया भैया, ठीक है, ये तो गड़बड़ हो गई, तो गड़बड़ा गया। अब x की पावर में पूछूंगी आपसे क्या होगा, तो क्या बताएंगे आप, x की पावर इसमें अगर मैं बोलूं कि क्या होगा, तो आप क्या बोलेंगे, 0 बोलेंगे, 1 बोलेंगे, 2 बोलेंगे, 3 बोलेंगे। तो इसमें जो है जो डिग्री होगा, जो डिग्री होगा 0 का, जो डिग्री होगा वो नॉट डिफाइन होगा, ये ध्यान रखिएगा, ध्यान रखिएगा। और इसी 0 को एक स्पेशल कैटेगरी नाम दे दिया जाता है, 0 पॉलिनोमियल, ठीक है, क्या नाम दे दिया गया, 0 पॉलिनोमियल। लेकिन 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 क्या लेकिन, इस 0 को हम लोग कांस्टेंट पॉलिनोमियल भी कहते हैं, यानी 0 एक एक्सेप्शन है। क्या, 0 एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल भी है और 0 एक 0 पॉलिनोमियल भी है, अलग कैटेगरी डाल दिया गया है। 0 कांस्टेंट पॉलिनोमियल एक नंबर है, इसीलिए उसको कांस्टेंट में डाला गया, और उसकी डिग्री क्या होती है, नॉट डिफाइन। आई होप कितना समझ में आएगा। तो किसी भी कांस्टेंट नंबर की डिग्री क्या होती है, 0, और 0 की डिग्री क्या होती है, नॉट डिफाइन। कोई भी कांस्टेंट नंबर को कौन सा पॉलिनोमियल कहते हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ठीक है। सभी को समझ में आया बच्चा लोग, बहुत अच्छे, आप लोग बहुत स्मार्ट हैं, ठीक है, बहुत तेज हैं, बहुत, हम लोग से भी तेज हैं, ठीक। तो अगला सेकंड है, इसमें सेकंड क्या है बच्चा, सेकंड क्या है इसमें, सेकंड है इसमें आपका कांस्टेंट हो गया। अगला है आपको लीनियर पॉलिनोमियल। तो अब बहुत आसान है, लीनियर पॉलिनोमियल क्या है, अ पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री 1 इज नोन एज लीनियर पॉलिनोमियल। तो कोई भी पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या होती है, 1 होती है, ठीक है। हाईएस्ट पावर x की क्या है, 1 है, तो x की पावर, x की पावर यहाँ पे क्या है, 1 है, तो डिग्री इसकी क्या हो गई, 1 हो गई। तो ये कैसा पॉलिनोमियल हो गया, लीनियर पॉलिनोमियल हो गया। तो लीनियर पॉलिनोमियल की डेफिनेशन क्या हो गई, अ पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री 1 इज नोन एज लीनियर पॉलिनोमियल। नाउ थर्ड वन क्या है आपका, थर्ड वन, ठीक है। थर्ड क्या है बच्चा लोग, थर्ड क्या है बच्चा लोग, थर्ड क्या है, थर्ड क्या है, थर्ड क्या है, थर्ड है आपका क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो अ पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री 2, एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 होती है, 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। अब देखिए इसमें पूरे इस पॉलिनोमियल में डिग्री क्या है, x की पावर 2 है,
ठीक है, x की पावर 1 है और यहाँ 0 है, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, इसकी डिग्री 2 हो जाएगी। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल विच हैज डिग्री 2, ठीक है। अगला थर्ड वन क्या है बच्चा लोग, थर्ड वन क्या है, थर्ड वन क्या है, थर्ड वन क्या है, थर्ड वन है आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है, पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री 3। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, जैसे एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 1, एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या होती है, 3 होती है, उसको हम लोग क्यूबिक पॉलिनोमियल कहते हैं। जैसे डिग्री इसकी क्या हो गई 3, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री 3, ठीक है। इसके आगे भी है लेकिन आपके सिलेबस में नहीं है, जैसे बाई क्वाड्रेटिक वगैरह जिसकी डिग्री 4 होती है। तो इतना ही हमको जानना है, ठीक है। तो यह है, इसमें कुछ चीज़ें लिखी गई हैं, है ना, तो इसको आप लोग सब देख के, और इफ़ यू वांट टू नोट डाउन यू कैन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नाउ। तो इतना हम लोग समराइज कर दें, ठीक है। तो एक्सप्रेशन क्या होता है, एक इट इज़ अ एक्सप्रेशन विच डज नॉट हैव द लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, उसको एक्सप्रेशन बोलते हैं, ठीक है। उसमें टर्म्स क्या बोलते हैं, ये मान लीजिए कि आपका एक एक्सप्रेशन दिया गया है, तो इस क्वेश्चन है आपका, ठीक है। तो एक्सप्रेशन है, क्या है एक्सप्रेशन आपका, 5x³ माइनस 4x प्लस 9, ये आपका थोड़ा सा स्लाइड बनाने में गड़बड़ हो गया है, ठीक है। अब इसमें टर्म्स कौन कौन से हैं बच्चा लोग, ये, तो ये क्या हो गए आपके टर्म्स हो गए। कितने टर्म्स हैं इसमें, टर्म्स कितने हैं, 3 हैं, ठीक है। इसमें वेरिएबल क्या है, वेरिएबल क्या है, वेरिएबल क्या है, वेरिएबल क्या है, वेरिएबल आपका x है, वेरिएबल क्या है आपका x है। कोफिशिएंट्स, तो x³ का कोफिशिएंट क्या है, x³ का कोफिशिएंट 5 है, x का कोफिशिएंट आपका -4 है, और x की पावर 0 का कोफिशिएंट 9 है। तो वैसे ये 9 कोफिशिएंट में नहीं आता है क्योंकि वो एक कांस्टेंट नंबर है, ठीक है। ये 9 वैसे भी कांस्टेंट है, तो कोई ज़रूरत नहीं है इसकी, ठीक है। तो 9 क्या है आपका कांस्टेंट हो गया, 9 जो है आपका कांस्टेंट हो गया। और इसका डिग्री क्या होता है, डिग्री हाईएस्ट पावर, तो इसका डिग्री कितना हो गया, डिग्री इसका 3 हो गया, ठीक है। तो आई होप इतना सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, भैया, आगे बढ़ते हैं। आ गए राजू भैया, कौन आ गए, राजू भैया, यानी एनसीईआरटी के राजू भैया आ गए, ठीक है। और इसमें जो है थोड़ा सा हमको दिमाग सोचना है कि क्या है। तो एनसीईआरटी जब आप पढ़ेंगे, तो मैंने थोड़ा सा इस चीज़ों को कंसाइज कर दिया है, ठीक। मैं थोड़ा सा अपने हिसाब से क्वेश्चन को रिकॉल करने की कोशिश करता हूँ। क्वेश्चन ये दिया गया है कि एक राजू भैया हैं, है ना, वो जो है दुकान पे गए और कुछ सामान खरीदना था उनको। तो उन्होंने कहा कि मुझे जो है वहाँ पे रेड बॉक्स थे, ठीक है, रेड बॉक्सेस रखे हुए थे, और उस रेड बॉक्सेस में आपके पेन थे, ठीक है, पेन थे, बहुत सारे रेड बॉक्सेस होंगे, ठीक। और फिर वहीं पे ब्लू बॉक्सेस भी थे, ठीक है। क्या थे आपके, ब्लू बॉक्स, ठीक। कौन सा बॉक्स, ब्लू बॉक्स था वहाँ पे, ठीक है, ब्लू बॉक्स था। तो उसमें जो है आपकी पेंसिल्स थी, क्या थी आपकी पेंसिल्स थी, इसमें पेन्स थे, इसमें पेंसिल्स थी, ठीक। उन्होंने बोला कि पेन और पेंसिल उन्होंने खरीदना है, ठीक है। अब जो राजू भैया थे उन्होंने कहा कि हमने x पेन खरीदे, कितने पेन खरीदे, ठीक है, कितने पेन खरीदे, x पेन खरीदे, ठीक है। और पेंसिल कितनी खरीदी, y पेंसिल खरीदी। तो अगर सिर्फ क्वेश्चन इतना होता है कि राजू भैया ने x पेन खरीदे और y पेंसिल खरीदी, तो कितने पेन और पेंसिल जो है खरीद लिए उन्होंने। रेड बॉक्सेस, मान लीजिए कि x रेड बॉक्सेस थे, सॉरी पेंसिल पेन बोल रहा हूं मैं, x बॉक्सेस रेड थे और y जो है बॉक्सेस, नंबर ऑफ बॉक्सेस कितने थे, y के पेंसिल के बॉक्स थे y और पेन के बॉक्स थे x। तो मैंने कहा कि उन्होंने खरीदा, तो कितने टोटल बॉक्सेस उन्होंने कितने खरीद लिए। तो मैंने आपसे कहा कि आप दुकान पे गए और 4 डब्बे खरीद ले आए, ठीक है। कितने डब्बे खरीद के लाए, 4 लाल वाले, ठीक है। तो x पेन्स के बॉक्स खरीद लेंगे आप, ठीक है। तो x 4 पेन्स ईच और 5 पेंसिल्स ईच। अब अगर आप x बॉक्स खरीदते हैं और इसमें 4 कितनी है पेन्स हैं, और इसमें क्या है 5 पेंसिल हैं, इसमें 5 पेंसिल हैं और इसमें 4 पेन्स हैं, तो मैं आपसे पूछूं कि आप टोटल कितने पेन खरीद लाए या टोटल पेंसिल कितने खरीद लाए। सिर्फ पेन की अगर मैं बात करूंगा तो आप कहेंगे सर मैं 4 × x पेन्स खरीद लाया, ठीक। फिर अगर मैं पेंसिल की बात करूंगा तो आप क्या कहेंगे, सर मैं 5 वाई पेंसिल खरीद के लाया। जैसे मैंने कहा कि 4 पेन थे एक डब्बे में और मैंने कहा कि आप 3 डब्बे खरीद के लाए। कितने डब्बे खरीद के लाए, 3। तो टोटल पेन कितने खरीद लाए आप, 4 × 3 = 12। टोटल पेन आप 12 खरीद लाए। अब मैंने कहा कि मैं आप जो है 5 ये खरीद के लाए, पेंसिल के डब्बे 5 खरीद लाए,
तो टोटल पेंसिल कितने खरीद लाए बच्चा लोग? 5 × 5 25 खरीद लाए। अब मैं कहूँ कि पेन और पेंसिल टोटल कितना खरीद के लाए, तो 25 और 12, तो ये हो जाएगा 37 होगा ना। ठीक है, तो इसी को मुझे एक्सप्रेशन में बदलना है। तो मैंने कहा कि 4x पेंसिल्स खरीदे आपने और 4x पेन्स खरीदे और 5y पेंसिल्स खरीदे। ठीक है, अब उसने कहा कि जो भी वो खरीद रहा है, दुकानदार बहुत चालाक था, वो उसको लालच दिया कि 3 एक्स्ट्रा पेन हम आपको बोनस में देंगे अगर आप खरीदते हैं तो बोला कि ठीक है, तो ये इतने। तो टोटल क्वांटिटी जो उसने परचेस की वो इतनी परचेस की। टोटल क्वांटिटी क्या? 4x पेन्स खरीदे, 4x क्या खरीदे? पेन्स खरीदे। ठीक है, 5y क्या खरीदा? पेंसिल खरीदी, 5y पेंसिल्स खरीदे, और ये 3 जो है उसको एक्स्ट्रा क्या मिला? पेन्स मिले हैं, 3 एक्स्ट्रा पेन्स मिले हैं उसको। तो ये टोटल क्वांटिटी जो उसने परचेस की है राजू ने, वो ये है। अब ये आपका एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन यहाँ पे तैयार है, 4x + 5y + 3। अब इसमें जो है वेरिएबल्स क्या हैं, कांस्टेंट क्या है, कोफिशिएंट क्या है, कितने टर्म्स हैं, ठीक है, ये सब आपको समझना है, इसीलिए इस क्वेश्चन को दिया गया है। तो मैंने कहा कि जो आपका एक्सप्रेशन था 4x + 5y + 3, उसमें टर्म्स कितने हैं? तो पार्ट्स विच इज सेपरेटेड बाय प्लस और माइनस। देखिए उसको देने का मकसद क्या है क्वेश्चन हमारा, सबसे पहले हमको ये सोचना पड़ेगा कि अगर एनसीईआरटी कुछ इंट्रोड्यूस कर रही है तो व्हाट इज द पर्पस ऑफ इट, उसका पर्पस क्या है, वो कुछ समझाना चाहती है। अदरवाइज वो डायरेक्ट डेफिनेशन जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपको समझाया है, समझा के आगे बढ़ जाती है और सीधे जो है क्वेश्चन लगवा लेती है आपसे। लेकिन वो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस क्यों दे रही है? प्रैक्टिकल क्वेश्चंस इसलिए दे रही है बच्चा कि आप उन चीज़ों को प्रैक्टिकल लाइफ से इम्प्लीमेंट कर सके, है ना। योर एनालिटिकल थिंकिंग शुड डेवलप बाई सॉल्विंग दीज क्वेश्चंस। तो ये चीज़ जो है बहुत जरूरी है। तो मैंने कहा कि पार्ट्स विच इज सेपरेटेड बाई प्लस और माइनस, तो कौन कौन से पार्ट्स थे भाई? 4x 5y और 3। इस पूरे एक्सप्रेशन में 4x + 5y + 3 में ये एक पार्ट था, ये एक पार्ट था, ये एक पार्ट था। तो कितने टर्म्स हो गए? 3 टर्म्स हो गए। वेरिएबल कौन कौन से हैं? तो 2 वेरिएबल्स हैं इसमें, x और y, 2 अलग अलग वेरिएबल्स थे। ठीक है, कोफिशिएंट्स क्या है? जो वेरिएबल से मल्टीप्लाई हो रहा है वो कोफिशिएंट है। तो x का कोफिशिएंट क्या हो गया? 4 हो गया। y का कोफिशिएंट क्या हो गया? 5 हो गया। तो 4 और 5 कोफिशिएंट्स हो गए। कांस्टेंट क्या है इसमें? जो नंबर x की पावर 0 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है या जो वेरिएबल से हट के है वो कांस्टेंट है, जो फिक्स्ड है। तो 3 नंबर एक इसमें फिक्स्ड है। ठीक है, 3 नंबर फिक्स्ड है। अब यहाँ पे एक चीज और समझिए, 4x + 5y + 3। अब ये फिक्स्ड कांस्टेंट, हमने डेफिनेशन क्या पढ़ा था बच्चा लोग, कि एक ऐसी क्वांटिटी जो फिक्स्ड है। अब ये कुछ भी होता रहे, कितने भी डब्बे खरीद ले वो पेन और पेंसिल के, 10 15 20 50 जो भी खरीदना है, लेकिन मिलेंगे उसको 3 ही फ्री मिलेंगे, उससे ज़्यादा उसने दुकानदार को नहीं देना है। तुम 50 खरीद लो, 100 खरीद लो, एक खरीद लो, एक खरीदो, कोई फर्क नहीं पड़ता उसको। वो कहेगा हम 3 फ्री देंगे बस। ठीक है, अब ऐसे तो देने लगे तब तो हम हो गया धंधा हमारा। ठीक है, तो आई होप इतना जो है समझ में आया होगा आपको। चलिए अगले देखते हैं। अगला एक क्वेश्चन है आपको गार्डन वाला। ठीक है, अब उस गार्डन वाला क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि एक गार्डन है जिसकी लेंथ जो है L मीटर दी गई है। एक गार्डन है जिसकी लेंथ जो है L मीटर दी गई है। ठीक है, लेंथ जो है L है और जिसकी विड्थ जो है वो W है। विड्थ कितना है? W है। ठीक है, विड्थ कितना है आपका? W है। ठीक है, ये लेंथ जो है आपका L है और ये जो है आपका W है। ठीक है, ये आपका एक गार्डन दिया गया है। अ रेक्टेंगुलर गार्डन L एंड विड्थ दिस मीटर नीड्स फेंसिंग एंड सीड्स। इसमें क्या करना है? चारों तरफ से फेंसिंग करना है। चारों तरफ से क्या करना है? फेंसिंग करना है और इसमें सीट्स लगाने हैं। अब कहेंगे आप सीट्स सर टेबल कुर्सी है, तो अब ठीक है, अब बन गया है तो बन गया है। ठीक, तो इस पे पूरे पे सीट लगाना है। ये टेबल कुर्सी हटा के फेंक दीजिएगा। ठीक है, पहले बैठते थे हम, अब नहीं बैठेंगे। ठीक है, तो ये हटा देंगे और इसी पे पूरे पे सीट लगाएंगे। ठीक, पहले सोचते थे कि बैठ के आराम से आनंद लेंगे, लेकिन फिर मोदी जी आ गए और मोदी जी की सरकार आप देख ही रहे हैं, महंगाई बढ़ती जा रही है, तो सब्जियां लगाने के लिए ज़रूरत पड़ेगी। तो गार्डनिंग बैठने के लिए था पहले, अब हटा के फेंक देंगे इसको, इसमें सब्जी लगाएंगे अब हम। ठीक है, पूरे में। तो क्या है, अब फेंसिंग का चार्ज है कुछ। क्या चार्ज है? अगर कोई मिस्त्री लेंथ में फेंसिंग करता है तो वो 100 रुपये पर मीटर के हिसाब से चार्ज करेगा। ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, आप क्वेश्चन जाके बुक में देख लीजिएगा। लेंथ के अक्रॉस अगर कोई फेंसिंग होती है तो 100 रुपये पर मीटर के हिसाब से चार्ज होगा। और विड्थ में अगर कोई फेंसिंग होती है तो 80 रुपीज़ पर मीटर के हिसाब से चार्ज होगा। कितना होगा? 80 रुपीज़ पर मीटर के हिसाब से। तो अगर मैं कहता हूं कि एक मिस्त्री आया, उसने फेंसिंग किया सिर्फ यहाँ पे, एक ही लाइन थी इसकी। ठीक है, मान लीजिए कि मैंने कहा कि 10 मीटर की थी,
कितने की थी? 10 मीटर की। ये लेंथ सिर्फ 10 मीटर मान रहा हूँ अभी मैं, ये एल ही दिया हुआ है, ये 10 मीटर की थी। अब मैंने कहा कि मैं 1 मीटर पे 100 रुपये लूंगा लेंथ में। कितने रुपए लूंगा बच्चा लोग? 100 रुपये। तो भैया 10 मीटर पे मैं कितना ले लूंगा? 10 मीटर पे मैं ले लूंगा 100 गुणे 10 इज इक्वल टू 1000 रुपये में चार्ज कर दूंगा। तो मैं कह रहा हूं कि ये 10 मीटर तो है नहीं है, ये 10 मीटर तो है नहीं है। कितने मीटर है? एल मीटर है। कितने मीटर है बच्चा लोग? एल मीटर है। तो अगर मैं एल मीटर पे निकालूं तो कितने रुपए चार्ज करूंगा? 100 गुणे एल, तो 100 एल चार्ज कर दूंगा इस वाली लेंथ को फेंस करने के लिए। तो ऐसी दो फेंसिंग है मेरी, एक इधर भी है और एक इधर भी है। तो एल प्लस एल यानी इसका डबल हो जाएगा। तो टोटल जो लेंथ में आपकी फेंसिंग होगी टोटल लेंथ फेंस जो करेंगे वो कितना करेंगे? 100L प्लस 100L इज इक्वल टू 200L। ठीक है, ये हो गई आपकी लेंथ की फेंसिंग। इसी तरह अगर आप विड्थ में फेंसिंग करते हैं, ठीक है, विड्थ में, तो देखिए ये विड्थ है आपका। अब विड्थ की जो फेंसिंग का चार्ज है वो है आपका 80 रुपीज़ पर मीटर के हिसाब से, यानी 1 मीटर पे आप 80 रुपये चार्ज कर रहे हैं। तो डब्लू मीटर पे कितना चार्ज कर देंगे बच्चा लोग? डब्लू मीटर पे 80 इंटू डब्लू रुपीज़। तो ये डबल हो जाएगा, डबल हो जाएगा ना, तो क्योंकि यहाँ डब्लू कर रहे हैं तो यहाँ भी डब्लू करेंगे। तो कितना हो जाएगा ये विड्थ के अक्रॉस? टोटल विड्थ फेंस करेंगे अगर तो कितना हो जाएगा? 80 प्लस 80 यानी 160 डब्लू। ये हो गया फेंसिंग इधर 160 डब्लू का। अब इसके बाद टोटल लेंथ हो गया और टोटल विड्थ हो गया फेंसिंग का, यानी 200L प्लस 160 डब्लू। तो लेंथ में हो गया 200L, विड्थ में हो गया 160 डब्लू। अब बिया छींटना है, इसमें बिया भी छींटना है भाई, सब्जी उगाना भी तो है। तो उगाने के लिए वो क्या कह रहा है कि अगर मैं 1 मीटर स्क्वायर पे सब्जी उगाता हूं, 1 मीटर स्क्वायर पे, यानी 1 मीटर स्क्वायर मतलब एक यहां और एक यहां, तो अगर मैं 1 मीटर स्क्वायर पे बिया छींटता हूं तो मैं 50 रुपये चार्ज करूंगा आपसे। कितने रुपए चार्ज करूंगा? 50 रुपये। कितने रुपए चार्ज करूंगा? 50 रुपये। तो मैंने कहा कि एरिया मुझे कितना आएगा? लेंथ इंटू विड्थ एरिया आ जाएगा। लेंथ इंटू विड्थ क्या आ जाएगा? आपका एरिया। तो इस एरिया को सीड डालने के लिए मुझे कितने रुपए देना पड़ेगा? 50 इंटू लेंथ इंटू विड्थ से मल्टीप्लाई, तो 50 LW। ठीक, तो कितनी क्वांटिटी कौन कौन सी हो गई बच्चा लोग? ठीक है, एरिया बिया छींटने का इतना रुपए लूंगा मैं, लेंथ में फेंसिंग करने का इतना रुपए लूंगा मैं, विड्थ में फेंसिंग करने का इतना रुपए लूंगा मैं। तो टोटल फेंसिंग का मैं कितना रुपए लूंगा? इतना लूंगा। कितना? 200L प्लस 160W प्लस 50LW। इतना रुपए मैं टोटल आपसे चार्ज कर लूंगा और आपकी फेंसिंग कर दूंगा। तो क्यों पढ़ाया इसने कि आप जो है, पापा आपके मान लीजिए कि पढ़े लिखे नहीं हैं, किसान हैं, और कोई बिया छींटने वाला आया, बोला बिया छींट देंगे, कितने रुपए लोगे स्क्वायर फीट से? तो वैसे स्क्वायर फीट से तो बिया नहीं छिटाता है किसानी में, है ना, वो तो बोलता है कि एक बोरा का 500 रुपया लेंगे। ठीक है, अब बोरा को आप छिटवा लीजिए, कितने में छिटवाएंगे? तो एक खाद की बोरे का छिटाई जो होती है वो बोरे के हिसाब से होती है। अगर कोई किसान है तो आप इसको समझ सकते हैं। तो स्क्वायर फीट से तो छीटा नहीं, बिया नहीं छीटा जाता है। ठीक, तो ठीक है, लेकिन सीबीएसई समझा रही है कि स्क्वायर फीट से छिटवाइए, आप जो है अच्छे से किसानी कर सकते हैं। नाप के इंची टेप से जो है कि इतने बाई इतने स्क्वायर में छिटवाना है हमको बिया, तो नाप लीजिए और फिर बिया करिए। तो ऐसा नहीं चलता है यहाँ पे, तो सीधा चलता है कि भाई कितने लैंड है आपका और उस लैंड में बोरी के हिसाब से बिया होता है, बोरी के हिसाब से हम आपका छिट देंगे। ये लाइए 500 रुपये बोरी, और उसको आप चाहे छोटे से एरिया में छिटवा लीजिए, चाहे 1 बीघे में छिटवा लीजिए। ऐसे ही होता है हमारे यहाँ, तो अब आपके यहाँ पता नहीं क्या होता है। ठीक, नाउ अगला क्वेश्चन है आपका। अगला क्वेश्चन क्या है कि एक ज्योमेट्री वायर है ना, एक वायर दिया गया है, ये एक वायर है आपका टोटल, और इस टोटल वायर की जो लेंथ दी गई है वो दी गई है 20 सेंटीमीटर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको समझिएगा। और इसको जो है एक रेक्टेंगल में कन्वर्ट कर दिया गया है। इसको क्या कर दिया गया? एक रेक्टेंगल में बना दिया गया। ये एक रेक्टेंगुलर बॉक्स इसमें कन्वर्ट कर दिया गया है। ठीक है, किस में बना दिया गया है? एक रेक्टेंगुलर बॉक्स। ठीक, अब हम ये जानते हैं कि रेक्टेंगुलर बॉक्स का एक लेंथ होता है और एक विड्थ होती है। यस और नो? ठीक, तो अगर ये टोटल वायर था, इस टोटल वायर को ही तो मैंने इसमें कन्वर्ट किया है। तो मैंने वायर को पकड़ा और वायर को बेंड करने लगा मैं। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट किया मैंने, यहाँ से। ठीक,
यहाँ से मैंने स्टार्ट किया, बैंड हो गया और वापस से मैं फिर यहाँ बैंड हो गया, ये पूरा बैंड हो गया। तो अगर मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ 20 मीटर था, तो यहाँ से चला ख़त्म, तो मेरा 20 मीटर यहाँ ख़त्म हो जाएगा। मीटर है सेंटीमीटर, सॉरी 20 सेंटीमीटर मेरा वायर ख़त्म हो जाएगा। तो मैं कहता हूँ कि ये L है और ये W है, तो L प्लस डब्लू प्लस L प्लस डब्लू इज इक्वल टू 20, यस और नो? यस। तो 2 टाइम्स ऑफ L प्लस डब्लू इज इक्वल टू 20, यस और नो? यस। तो लेंथ प्लस विड्थ कितना हो जाएगा? 20/2 इज इक्वल टू 10 हो जाएगा। यानी मेरी L प्लस डब्लू का जो सम होगा वो कितना होगा? 10 होगा। अगर आपसे कोई पूछता है कि एक वायर है जो 20 मीटर का है, ठीक है, उसकी लेंथ जो है 4 मीटर है, तो बताइए उसकी विड्थ कितनी होगी? तो आप क्या करेंगे? अब 20 दिया हुआ है और 4 मीटर लेंथ दी है, तो आप क्या करेंगे? उसको आप कुछ नहीं करेंगे, आप उसका आधा करेंगे। किसका? 20 का। तो 20 का आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 10। और 10 में से जो है आप वही 4 को माइनस कर देंगे, तो उसकी विड्थ कितनी हो जाएगी? 6 हो जाएगी। यही बस समझना था यहाँ पे, ठीक है, कि 20 सेंटीमीटर दिया है, तो अगर किसी का लेंथ जो है 5 सेंटीमीटर दिया है, तो विड्थ कितना हो जाएगा बच्चा लोग? 5 हो जाएगा। कैसे होगा? इस 20 का हाफ कर दीजिएगा और उसमें से इसको माइनस करिएगा। तो 20 में से हाफ करेंगे तो कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा, और 10 में से फिर 5। अगर कोई वायर दिया है 15 से 30, मान लीजिए कि एक वायर, दूसरा क्वेश्चन में चेंज कर देता हूँ, मान लीजिए कि आपका एक वायर दिया है जिसकी टोटल लेंथ जो है आपकी 40 सेंटीमीटर दी गई है, और बोला गया है कि ये वायर है, सॉरी शू, ठीक है, ये वायर दिया गया है। वायर का टोटल लेंथ कितना दिया गया है बच्चा? 40 सेंटीमीटर। तो मैंने कहा कि अगर वायर का लेंथ जो है आपका 12 दिया है, तो बताइए विड्थ कितना होगा? विड्थ कितना होगा? फटाक से बता दीजिए, फटाक से बताइए, फटाक से। 20 का आधा, 40 का आधा, 40 का आधा कितना होता है? 20 में से 12 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा विड्थ? विड्थ हो जाएगा आपका 8। बोलो भाई, ठीक है। तो लेंथ और विड्थ कितना हो गया? 8 हो गया। ठीक, समझ में आ गया। अब देखिए क्या है मेरा, कि मैंने कहा कि अगर एक वायर था, ठीक, एक वायर था जिसकी लेंथ जो है, टोटल लेंथ, एक वायर की टोटल लेंथ जो है, टोटल लेंथ, ठीक है, टोटल लेंथ कितना था? 20 सेंटीमीटर था, ठीक। तो मैंने कहा कि अगर वायर का लेंथ x दिया गया है, कितना दिया गया है? x सेंटीमीटर। कितना दिया गया है? x। तो इसकी विड्थ कितनी होगी बच्चा लोग? 10 माइनस x होगी कि नहीं होगी? अभी कॉन्सेप्ट समझाया कि 20 का आधा करिए और फिर उसमें से उसको माइनस करिए, तो 20 का आधा किया तो 10 हुआ, और लेंथ इसमें से माइनस करिए तो विड्थ आ जाएगा, ठीक है। तो मेरी लेंथ आ गई और मेरा विड्थ आ गया। अब मेरा एरिया कितना होगा उस रेक्टेंगुलर फील्ड का? एरिया, इसका एरिया कितना होगा? एरिया होता है लेंथ इंटू विड्थ। लेंथ इंटू विड्थ इज द फॉर्मूला फॉर एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। एरिया ऑफ द रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ इंटू विड्थ। एरिया क्या हो जाएगा? लेंथ इंटू विड्थ। लेंथ कितना दिया गया? x। विड्थ कितना आ गया? 10 माइनस एक्स। सॉल्व करेंगे इससे कितना आ जाएगा? 10x माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इतना आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ये आपका कैसे आया और ये क्वेश्चन देने का पर्पस क्या है। ठीक है, ये है कंपैरिजन। जो भी हमने क्वेश्चंस तीनों सॉल्व किए हैं उसको एक जगह पे कंपेयर कर रहा हूं मैं। ये मान लीजिए कि एक्सप्रेशन था पहले क्वेश्चन का, ये एक्सप्रेशन था दूसरे का, और ये एक्सप्रेशन था तीसरे का। अगर हम बात करते हैं पहले एक्सप्रेशन की, तो इसमें जो वेरिएबल्स की क्वांटिटी थी वो 2 थी, x और y। 2 वेरिएबल्स थे इसमें, x और y। अगर हम बात करते हैं इसकी डिग्री की, तो इसकी डिग्री क्या थी? 1 थी, क्योंकि मैक्सिमम पावर देखिए 1 1। तो x और y से उसको कोई लेना देना नहीं है, हमको सिर्फ मतलब है टर्म्स की हाईएस्ट पावर से, तो 1 हो गई। यहाँ पे जो है देखिए क्या है आपका, यहाँ पे वेरिएबल्स कितने हैं? 2 हैं। वेरिएबल कितने हैं? 2, L है और W है। अब पावर देखिए यहाँ पे, पावर 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 पावर, ठीक है। पावर देखिए, मैंने कहा था कि x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 है, तो इसमें हाईएस्ट पावर क्या है बेटा? 2 है, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी। लेकिन अगर क्वेश्चन कुछ ऐसा हुआ बच्चा लोग, ऐसा, तब क्या होगा? इसमें हाईएस्ट पावर क्या है? तो इस केस में हमको इस पे 1 जो है और इस पे जो 1 है, इन दोनों पावर को ऐड करना है। तो इस पे पावर क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी। इस पे पावर क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी, ठीक है। तो हाईएस्ट पावर क्या है? 2 है, तो डिग्री क्या हो जाएगी इसकी? 2 हो जाएगी। इसी तरह अगर आपका क्वेश्चन है x y z की पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस x, अब मैं आपसे पूछूं कि बताइए इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी? तो आप कहेंगे इस पे 1, इस पे 1 और इस पे 3, ठीक है। तो 3 प्लस 1 4, 4 प्लस 1 5। इस टर्म पे पावर है 5, इस पे पावर है 2, इस पे पावर है 1, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी? 5 हो जाएगी, ठीक है। आई होप इतना समझ में आया होगा। तो अगर मेरा ये एक गार्डन वाला क्वेश्चन था, तो इसमें मेरे वेरिएबल कितने हो गए? 2, और इसमें डिग्री क्या हो गई? L और W पे 1 1 होगा, तो इस पे 2 हो जाएगा, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी। थर्ड जो है क्वेश्चन 10x माइनस एक्स स्क्वायर, तो इस पे पावर क्या है हाईएस्ट? पावर क्या है हाईएस्ट? 2 है,
तो ये 2 हो गई, तो डिग्री इसकी 2 हो गई। वेरिएबल्स कितने हैं, एक ही है, x सिर्फ, वेरिएबल कितना है x, तो इस पे वेरिएबल्स कितना हो गया, x सिर्फ एक वेरिएबल है। ठीक है, चलिए आगे समझते हैं। नाउ वेरिएबल्स, पॉलिनोमियल, वन वेरिएबल, ठीक है, सिंगल वेरिएबल पॉलिनोमियल, वी रिस्ट्रिक्ट आवर स्टडी टू एक्सप्रेशन विद ओनली वन वेरिएबल, दिस इज कॉल्ड पॉलिनोमियल इन सिंगल वेरिएबल। तो जो लीनियर एक्सप्रेशन है और जो आपके सिलेबस में है, सिर्फ हमको उसको कितना समझना है, सिंगल वेरिएबल तक ही उसको हमको डील करना है, एक्स वाई जो है आगे हमको पढ़ना है। ठीक है, तो हमारा क्या है कि सिंगल वेरिएबल में बात होगी, एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें सिर्फ एक वेरिएबल होगा। ठीक है, पावर जो है कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, लेकिन वेरिएबल सिर्फ एक होंगे। ठीक है, जैसे देखिए इस वाले एक्सप्रेशन में सिर्फ y वेरिएबल्स है, इस वाले एक्सप्रेशन में सिर्फ z वेरिएबल है, तो यूनी मीन्स वन। ठीक है, तो ओनली वन वेरिएबल्स के बारे में हमको डील करना है। ठीक, ग्राफ है ना, इसको हम अलग से डील करेंगे, बस आप समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए कि एक आपका लीनियर ग्राफ है, क्योंकि इस लास्ट में इसको दिया गया है ना, तो इसको हम लोग सेपरेटली फिर से समझेंगे। लीनियर अगर पॉलिनोमियल होता है तो उसका जो ग्राफ होता है वो स्ट्रेट लाइन होता है। ठीक है, तो एक कोई भी लीनियर पॉलिनोमियल उसका जो ग्राफ होगा वो हमेशा क्या होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। ठीक है, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है अगर, तो उसका ग्राफ कुछ इस तरह से आएगा, पैराबोला की तरह, डिग्री जिसकी 2 होगी, तो जिसकी डिग्री 2 होगी उसका पैराबोला आता है। एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है जिसका ग्राफ कुछ इस तरह से आता है। ठीक है, जिसका ग्राफ कुछ इस तरह से आएगा, है ना, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री 3 होती है, तो उसका ग्राफ इस तरह से बनता है। हमको सिर्फ और सिर्फ इस चैप्टर में सिर्फ लीनियर की बात करना है कि लीनियर क्या होता है। तो इसको अभी सिर्फ आप इतना समझिए कि कोई भी लीनियर पॉलिनोमियल होता है तो उसका ग्राफ जो है हमेशा क्या बनता है, स्ट्रेट लाइन बनता है, और लीनियर पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है, 1 होती है। इसको हम लोग बाद में डील करेंगे, चिंता मत करिएगा, सब होगा। ठीक है, नाउ अब ये नंबर है, एक प्लेन नंबर है। ठीक है, तो अगर प्लेन नंबर के बारे में हम डिग्री की बात करेंगे तो इसका डिग्री क्या होता है बच्चा लोग, क्या होता है, यस 0। ठीक है, इसका डिग्री क्या होता है, 0 होता है। क्यों, क्योंकि ये x की पावर 0 तो इसका डिग्री 0 होता है। ठीक है, एनी नंबर द पावर 0 इज 1, दिस इज रिमेन्स 8। ठीक, तो इस तरह से जो है आपका क्या हो जाता है, ये हो जाएगा आपका किसी भी नंबर पे अगर पावर 0 होता है, जैसे 2 की पावर 0 होता है, तो इसका आंसर क्या आता है, 1 आता है। क्या आता है, 1 आता है। ठीक, नाउ अगला है आपका क्वेश्चंस है ना, एक्सरसाइज 2.1। अब एक्सरसाइज 2.1 में देखिए क्या क्या क्वेश्चन है। फाइंड द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, सबसे पहले डिग्री निकालना है। तो क्या है भैया एक्सप्रेशन, 2x² - 5x + 3, तो हाई इसकी पावर 2, इसकी पावर 1 0, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, इसकी डिग्री 2 हो जाएगी। पावर 3, पावर 1, पावर 0, इसकी डिग्री 3 हो जाएगी। -9 कांस्टेंट नंबर है, डिग्री क्या होगा, यस डिग्री जो है 0 होगा। 4z - 3, तो z पे पावर क्या है, 1 है, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। अगला है राइट द पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 2 3, तो लीजिए लिख दिया x² x एंड x3, ओ सॉरी ऑर्डर वाइज लिख देते हैं, अरे मिट जा भाई। ठीक है, x² एंड x3। ठीक है, तो एक पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री 1 है, 2 है और ये 3 है। व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ x² एंड x3, तो x² में जो मल्टीप्लाई हो रहा है नंबर उसका, तो x² में क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, 6, तो x² का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा बच्चा लोग, 6 हो जाएगा। x³ कहाँ है, ये रहा। ठीक है, तो x³ का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, x³ का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, -3, तो x³ का कोफिशिएंट क्या हो गया, -3 हो गया। ठीक है, समझ में आया सबको, बहुत अच्छे। नाउ व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ z इन द पॉलिनोमियल दिस, तो पॉलिनोमियल है आपका 4z³ + 5z² - 11, तो कोफिशिएंट ऑफ z पूछ रहा है। ठीक है, अब z इसमें है ही नहीं है, z इसमें है ही नहीं है, तो जब है ही नहीं है तो काहे का कोफिशिएंट, तो जब z नहीं है तो इसका कोफिशिएंट क्या होगा, 0 होगा। तो इसको चेंज करके हम देखिए कैसे लिख सकते हैं, इसको चेंज करके, z नहीं है तो उसको कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे 4z³ + 5z² + 0 × z। ठीक है, क्या लिखेंगे, 0 × z और -11। ठीक है, तो कोफिशिएंट ऑफ z क्या होगा बच्चा लोग, 0। सबको समझ में आया, कोफिशिएंट ऑफ z क्या होगा, 0। व्हाट इज द कांस्टेंट टर्म ऑफ द पॉलिनोमियल, दिस। ठीक है, पॉलिनोमियल है आपका 9x³ + 5x² - 8x - 10, तो आपसे पूछ रहा है कि इसमें क्या है, कांस्टेंट टर्म कौन सा है, तो कांस्टेंट टर्म कौन सा है,
-10, तो कांस्टेंट टर्म क्या हो जाएगा, कांस्टेंट टर्म हो गया आपका -10। ठीक है, तो ये जो है आपका एक्सरसाइज 2.1 तक का इंट्रोडक्शन है। ठीक है, थैंक यू।